काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रोसीजर समझ में नहीं आता तो हम इसको का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये काउंटर करंट असल में है क्या, और ये किस में काउंटर है। क्या सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्लो सिर्फ लूप ऑफ हेनले में डिफरेंट है, या फिर किसी और चीज में भी है जो इसके इर्द गिर्द है, दैट इज वैसा रेक्टा। सो वन बाय वन हम इन सब चीजों को समझते हैं और कहाँ से चीज कहाँ जा रही है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे ले आते हैं ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। उसके लिए सबसे पहले काउंटर करंट ट्यूब्स देखने पड़ेंगे। काउंटर करंट के ट्यूब्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, काउंटर करंट एग्जिस्ट व्हेन फ्लूइड्स फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन in parallel and adjacent tubes. Both tubes should be parallel to each other and definitely adjacent too. And counter current only develops when fluids flowing in an opposite direction. One in downward, another one should be in upward direction. तो counter current होगा। अब वो limbs क्या हैं या वो tubes कौन सी हैं? The two limbs of loop of Henle are counter current. हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस किया और हमने यू शेप स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट वाज काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स प्लेस एक्चुअली नोन एज लूप ऑफ हेनले। उसमें दो लिम्स हैं, वन इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड एंड वन इज असेंडिंग अपवर्ड टू ज्वाइन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स बिफोर एंटरिंग इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये दोनों लिम्स एक दूसरे के उलट चल रहे हैं, तो उसी तरह से इनमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स भी डिफरेंट है। इनमें काउंटर करंट होता है। द टू लिम्स ऑफ वैसा रेक्टा आर आल्सो काउंटर करंट। क्योंकि वैसा रेक्टा इज द ब्लड सप्लाई कवरिंग द लूप ऑफ हेनले, दैट्स व्हाई इट शुड बी इन अ लूप टू। इनका भी एक यू शेप लूप बनता है, तो वो भी एक दूसरे के काउंटर हैं। It is apparent that these two sets of tubes, one is for loop of Henle and other is for vasa recta, these two adjacent tubes, they are parallel and definitely opposite to one another. Descending limb of Henle is also counter current with ascending limb of vasa recta. एक एक करके सारा पॉइंट क्लियर करते हैं। हमने दो तरह की ट्यूब्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें अच्छी तरह से पता है कि किन ट्यूब्स की हम बात कर रहे हैं। यू शेप स्ट्रक्चर दैट इज लूप ऑफ हेनले, one of the part of nephron, and a U-shaped structure made by glomerulus while descending downward when it is providing a cover to that of loop of Henle. तो दो U बने, एक loop of Henle अपने आप में और दूसरा जो उसको ब्लड सप्लाई दे रहा है वो भी U-shaped स्ट्रक्चर था। अब जो लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है यानी नीचे जाने वाला, दैट इज काउंटर करंट विद असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा टू। यानी यहाँ काउंटर करंट सिर्फ लूप ऑफ हेनले में नहीं है, काउंटर करंट लूप ऑफ हेनले और वैसा रेक्टा में भी है। जैसे ही लूप ऑफ हेनले डिसेंड कर रहा है नीचे की तरफ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूं जा रहा है, यू शेप स्ट्रक्चर, let us assume the blue one is vasa recta and the red one is loop of Henle or vice versa. Then what we are saying this time, number one, descending limb of Henle, that is this one, it is also having a counter current with ascending limb of vasa recta too. यानी इसकी डायरेक्शन ना सिर्फ अपने ही दूसरे असेंडिंग लिम्ब के साथ काउंटर है बल्कि इसके साथ भी काउंटर है। ये दोनों काउंटर में मूव कर रहे हैं। इन ट्यूब्स का अलग-अलग एक दूसरे से काउंटर करंट भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होने की वजह से एक दूसरे से भी इनका काउंटर है। जैसे हमने कहा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज अ काउंटर करंट विद असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। Similarly, the same is the thing with ascending limb of Henle and descending vasa recta. दोनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं, एक दूसरे को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन दोनों ट्यूब्स में एक दूसरे के लिए भी काउंटर करंट है। If then this one is a loop of Henle, there is a counter current. Similarly, if this one is a blood covering capillaries or vasa recta of loop of Henle, again they are giving the same structure like this.
Now what we are explaining in this diagram and in this text, this is counter to this and this is counter to this too. Both of the tubes, they are counter with one another at the same side, not only with one own structure but also with adjacent tubes. So here we have a pair of tubes, two sets of tubes, in which not only the counter current is present in their own structure, but also there is a counter current present in both of them to against each other. काउंटर करंट एक्सचेंजर हम बुनियाद रख रहे हैं। पहले हमने बताया वो ट्यूब्स कौन सी हैं जिनमें ये मैकेनिज्म होगा, फिर हम ये बताएंगे कि ये एक्सचेंजर कैसा है। ट्यूब्स तो हैं, उनमें एक्सचेंज चीजों की होती कैसे है। When we see at any level the solute concentration in descending limb of loop of Henle, it will be less than ascending limb. जब हम नीचे जाते हुए लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लिम्ब को जब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो वो हमेशा असेंडिंग लिम्ब की निस्बत कम होगी। उसकी रीजन ये है कि उसमें पानी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो कॉर्टिकल रीजन से नीचे आ रहा है और कॉर्टेक्स हमेशा हाइपोऑस्मोटिक होता है, दैट इज विद लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई वाटर, तो उसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। बट बिकॉज द बोथ लिम्ब्स आर फ्रीली परमिएबल, दोनों फ्रीली परमिएबल हैं, सोडियम क्लोराइड विल डिफ्यूज फ्रॉम असेंडिंग इनटू डिसेंडिंग। काइंडली रिमेंबर एंड फोकस ऑन दिस पॉइंट। हम अब एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर प्रोसेस डिफाइन और एक्सप्लेन किया जा सकता है। दो ट्यूब्स एडजेसेंट टू ईच अदर, हाउ दे आर एक्सचेंजिंग द थिंग्स टुगेदर, being freely permeable, sodium chloride will diffuse from ascending limb into descending, while water will diffuse from descending to ascending. हमने ये बातें पहले सारी डिस्कस कर ली हुई हैं कि लूप ऑफ हेनले दो हिस्सों में कन्वर्टेड है, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। लेकिन असेंडिंग लिम्ब किसी हद तक स्टार्ट में थिन है, उसके बाद एक थिक कवरिंग शुरू हो जाती है। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स। Let's say this one is a loop of Henle we are discussing this time. Descending limb and a part of ascending limb, they are thin walled up to this place. ये thin walled है, ये ascending limb यहाँ से thick walled हो जाता है। अब हो क्या रहा है हमारी इस टेक्स्ट के मुताबिक, सोडियम क्लोराइड जो निकलेगा ascending limb में से, हम बात कर रहे हैं ascending limb जब thick हो जाता है तो उसमें से पानी बाहर नहीं निकलता। For water it is impermeable up to that a point of the distal tubules. उससे पहले ये permeable था, यहां से पानी निकल रहा था, water was moving outside, और यहां से NaCl निकाला जा रहा है from ascending into descending, और इसीलिए यहां से भी NaCl निकाला जाएगा। अब यहां तक जहां हमने पॉइंट एरो लगाया, थिननेस इज देयर, परमेबिलिटी वाज देयर, जबकि ऊपर जब थिक हो जाता है लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिम्ब तो वो परमेबिलिटी फिर एक्टिवली बढ़ानी पड़ती है, बिकॉज दैट इज नॉट परमिएबल इजीली। सो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन दिस प्लेस, जब सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलेगा, इट वुड एंटर इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब। सिमिलरली द वाटर रिलीजिंग फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब is entering into ascending limb. So ये एक दूसरे को एक्सचेंज करके दे रहे हैं चीजें। जो डिसेंडिंग लिम्ब निकाल रहा है वो असेंडिंग लिम्ब ले जाता है, और जो असेंडिंग लिम्ब निकालता है वो डिसेंडिंग लिम्ब ले जाता है। दोनों अपने आप में चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों ने अपनी अपनी निकाली हुई चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। एक की निकाली हुई चीज ने दूसरे के अंदर एंट्री ली, एंड वाइस वर्सा। अल्टीमेटली ये सर्कुलेशन या ये एक्सचेंज इस में फंस कर रह जाती है, और ये रीजन है मेड्यूला। मेड्यूला में ये कॉन्सेंट्रेशन स्टक हो जाती है। गिव एंड टेक ऑफ वाटर एंड गिव एंड टेक ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉन्टिन्यूसली यहां पर हुआ करती है। जब ये दोनों एक्सचेंज करते करते इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं, लाइक
एक की निकाली हुई चीज दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, दूसरे की निकाली हुई चीज पहले ने एक्सेप्ट कर ली, तो दोनों में एक तवाजुन कायम हो गया। दोनों लिम्स इक्विलिब्रियम पर फिर से आ जाएंगे एंड हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। वाटर इज एक्सचेंज फॉर सोडियम क्लोराइड। क्या लेकर क्या दिया गया? पानी से सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज किया गया है। डिसेंडिंग लिम्ब ने पानी दिया और बदले में सोडियम क्लोराइड लिया। असेंडिंग लिम्ब ने सोडियम क्लोराइड दिया और बदले में पानी लिया। द काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म ये है। एक्सचेंज दो चीजों के दरमियान हो रही है, वाटर एंड सॉल्यूट्स, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। एक्सचेंज कर कौन रहा है? लूप ऑफ हेनले। Loop of Henle, a U-shaped structure present in a nephron. An exchange is possible. That is the counter current exchange mechanism. Now we'll discuss the counter current multiplier. अभी तक की हुई बात को जरा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि हम जो कह रहे हैं क्या हम साबित कर सकते हैं। Number 1, more salt is continually added by proximal collecting tubules. Salts add हो रहे हैं। Number 2, the higher the osmolarity of the ECF, that is the fluid present in it, the more water leave the descending limb by osmosis. बहुत आसानी से हम एक बात कह सकते हैं, जब भी कभी हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की बात करें तो हम एक लफ्ज जरूर इस्तेमाल करते हैं, concentration gradient. According to concentration gradient, from higher towards lower, the things move passively. अपने आप मूवमेंट होती है। इसीलिए अगर इस फ्लूइड में जो नेफ्रॉन के बाहर है, यहां सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी जो ऊपर से बहाल करके भेजी गई है, तो बहुत सारा पानी बाहर निकलेगा। ढेर सारे पानी ने अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलना शुरू किया। जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब से वो बाहर निकला, द मोर वाटर दैट लीव्स द डिसेंडिंग लिम्ब, द सॉल्टियर द फ्लूइड इज दैट रिमेन इन द ट्यूब्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पानी यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां मौजूद रह जाने वाला फ्लूइड इंतहाई सॉल्टिश हो जाएगा या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा, सॉल्वेंट बहुत कम, क्योंकि सॉल्वेंट एज अ केस ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है। What we are left with in this tubule that are higher salt concentrations. Maximum salt concentration would be maintained at this level of loop of Henle. Because यहाँ से पानी मैक्सिमम बाहर निकल गया और वी आर लेफ्ट विद हैवियर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। फोर्थ नंबर पे हम ये डिस्कस करते हैं, द सॉल्टियर द फ्लूइड इन द असेंडिंग लिम्ब, द मोर सॉल्ट एंड द ट्यूब्यूल्स पंप इनटू द ECF. अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सॉल्ट को लेकर बहुत ज्यादा हो गई। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हायर एंड सॉल्वेंट इज वेरी लोअर. According to concentration gradient, what would happen? The salts would actually passively move from the limb. That is being shown over here. यहां से उसकी मूवमेंट बाहर को होनी शुरू हो जाएगी। जहां तक थिननेस ऑफ लिम्ब था वहां ये पैसिवली होगा, जबकि जैसे ही लिम्ब थिक हो जाएगा, जैसे ये वाला हिस्सा यहां से हम शो कर रहे हैं, द लिम्ब इज नाउ गेटिंग थिक, यहां से फिर इसको एक्टिवली बाहर निकाला जाएगा बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट इज नाउ नॉट परमिएबल फॉर वाटर एंड परमिएबिलिटी इज रिड्यूस्ड। लिहाजा सॉल्ट को बाहर निकाला जाएगा। एट फिफ्थ पॉइंट, जैसे जैसे सॉल्ट बाहर निकाला गया, आप देख सकते हैं these values they are mentioned in the numbers too. The concentrations of salts 300, 400, 600. जैसे जैसे वो नीचे उतरता चला जा रहा है, उसमें से पानी निकलने की वजह से सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है 900, और यहां पर जहां मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है 1200 के करीब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। अब बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ये बाहर निकलना शुरू होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 700 पे चला गया, फिर 400, फिर 200 एंड फिर 100. While moving upward in ascending limb, it is now reducing the salt concentration.
that is again mentioned in this fifth point, the more salt that is pumped out of ascending limb, the saltier the ECF is in renal medulla. अब यहां से हम ये सबूत दे सकते हैं कि रेनल मेड्यूला को हम शुरू से क्यों हायर कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं. वाई वी आर सेइंग कॉन्टिन्यूसली दैट मेड्यूला इज हायर in concentration of salts as compared to cortex. This is the reason, as medulla, this whole region we have discussed, starting from this to this point, it is actually getting much more solute concentrations. That's why it is very salty or having a high concentration of salt, so is called hypertonic. That's why it is so hypertonic. Thank you very much.